हमको पता चला, फिर भी मैं सोची कि जाने दो, हमारे नसीब में वही था, उसके साथ ही हमको ज़िंदगी बिताना है। उसके बाद भी मैं रहने लगी। 7 महीने की मैं गर्भवती थी, लेकिन वो लोग हमको मारपीट करके घर से बाहर निकाल दिए थे। हमारी जेठानी है, वो बोल रही थी कि हमारे पिताजी 2 मर्दों से शादी किए हैं, तुम घर से भाग जाओ, वरना 5 लाख रुपए लेकर आओ और दहेज। 5 लाख लेकर आओगी तो तुमको घर में हम लोग रखेंगे, वरना तुम जाओ। मैं 1.5 साल से अपने मायके में हूँ। हमारा बच्चा पैदा हुआ है, आज तक कोई देखने के लिए नहीं आया है। जय हिंद दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त विजय राजवर और आप देख रहे हैं यूपी सच तक। दोस्तों आपसे बता दूं कि अभी हम लोग इस समय हैं मऊ जिला के अंतर्गत थाना कोपागंज इंदारा में। आपसे बता दूं, एक बाप अपनी बेटी के लिए सरकारी दामाद खोजते हैं और दान दहेज के लिए ज़मीन जायदाद सब कुछ बेच देते हैं, लेकिन शादी के बाद बेटी के साथ क्या होता है सुनेंगे तो आप भी दंग रह जाएंगे। बड़ी दर्द भरी कहानी है। बहन हमारे साथ हैं, यही बताएंगी पूरी बात। क्या नाम है आपका? नेहा यादव। नेहा जी, कहाँ शादी हुआ था आपका? मुहंदाबाद। कब हुआ था? 22 फरवरी 2023 को। 22 फरवरी 2023। हाँ। लड़के का क्या नाम है? विनोद। लड़का क्या करता था? लड़का सरकारी, हम लोगों को बताए थे कि वो सरकारी बाबू हैं जी लेकिन शादी होने के बाद पता चला कि वो प्राइवेट जॉब करते हैं। जी, यानी शादी से पहले आप लोगों को पता था कि सरकारी नौकरी करते हैं। हाँ। लेकिन शादी के बाद पता चला कि संविदा पे नौकरी कर रहे हैं। जो अगुआ है अशोक, को बोले थे कि लड़का सरकारी नौकरी है, चलिए शादी कर लीजिए, अच्छा लड़का है जी। लेकिन शादी के बाद हम लोग को पता चला है कि वो संविदा पर काम करता है जी। लेकिन हमको पता चला, फिर भी मैं सोची कि जाने दो, हमारे नसीब में वही था, उसके साथ ही हमको ज़िंदगी बिताना है। उसके बाद भी मैं रहने लगी। 7 महीने की मैं गर्भवती थी, लेकिन वो लोग हमको मारपीट करके घर से बाहर निकाल दिए थे। हमारी जेठानी है, वो बोल रही थी कि हमारे पिताजी 2 मर्दों से शादी किए हैं, तुम घर से भाग जाओ, वरना 5 लाख रुपए लेकर आओ और दहेज। 5 लाख लेकर आओगी तो तुमको घर में हम लोग रखेंगे, वरना तुम जाओ। मैं 1.5 साल से अपने मायके में हूँ। हमारा बच्चा पैदा हुआ है, आज तक कोई देखने के लिए नहीं आया है। फिर भी मैं बेहया बन करके अपने पति से मिलने के लिए जा रही थी ब्लॉक पर, वहाँ से भी हमको खेद दिया है। तो जब भी आप 7 महीने की आप बता रही हैं गर्भवती थी, उस समय ये लोग घर से धक्का मार के निकाल दिए थे? रात भर में घर से बाहर थी, सुबह अपने पिताजी को बुलाई थी तो हमारे पिताजी गए, हमको वहाँ से उठा कर लाए। जी। विनोद यादव कितने भाई हैं? 2 भाई हैं। हाँ। यानी आपकी जेठानी जी का दबदबा चल रहा है। हाँ। यानी जो सताया जा रहा है आपकी जेठानी के द्वारा ही सताया जा रहा है। हाँ हाँ जी। अच्छा, ऐसा नहीं है जेठानी जी का और आपके पति का कोई संबंध है? हाँ, उन लोगों का नाजायज संबंध है। जी। तो आप अभी कही हैं कि मेरी जेठानी जी कहती हैं कि हमारे पिताजी 2 मर्द से शादी किए हैं। जी। यानी आपके पति से और उनके जो पति से शादी हुआ है, दोनों से। हाँ। तो फिर उनको शादी करने की क्या ज़रूरत थी? मैं यही बात पूछी थी तो वो बोल रही है कि 5 लाख रुपया लेकर आओगी तब तुमको पत्नी के साथ रहने देंगे, वरना तुम जाओ। यानी 5 लाख रुपया का और डिमांड किया जा रहा है। हाँ। अब 1.5 साल से यहाँ पे हैं, अभी तो कोई पूछा नहीं है? नहीं। इसके बाद आप लोग क्या किए? हमारा यही रिक्वेस्ट है जी कि हमको अब हमारे पति के साथ रहने दे। हम अपने घर, अपने ससुराल जाना चाहते हैं। और इसके बाद आप लोग अभी आप ये मैटर कोपागंज थाने में भी चला गया है, तमाम पेपर में भी निकला है। तो कोपागंज थाने में गए तो क्या आश्वासन मिला है आपको? वहाँ पे गए तो एसओ साहब हैं, वो 3 दिन हमारे पति को समझाए कि तुम अपने पत्नी के साथ रहो, तो वो बोल रहे हैं कि जब भी मैं रहूँगा अपने भाभी के साथ रहूँगा। अगर हमको फांसी पर भी झूलना पड़ेगा तो हम झूलने के लिए तैयार हैं, लेकिन इसके साथ नहीं रहेंगे। पति कहाँ पे जॉब करते हैं? कोपागंज ब्लॉक में। कोपागंज ब्लॉक में ही करते हैं? जी जी। एसपी साहब के पास आप लोग गए थे? जी। एसपी साहब क्या बोले? एसपी साहब भी, वो लोग 458 धारा केस उन लोगों पर लदी है, लेकिन वो भी किसी के दबाव में आकर के 151 में चालान करके उन लोग को छोड़ दिए हैं। और जिस दिन वो लोग छूटे थे उसी दिन शाम को आकर के हमको धमकी दिए हैं कि तुम्हारे बच्चे को मार देंगे, जौनपुर का हाल कर देंगे। पुलिस तो सोई हुई है, प्रशासन हम लोग की थैली में, उन लोग को पैसे पे हम लोग खरीद लेंगे। डीएम एसडीएम को हम लोग पैसे पे खरीद लेंगे। इतना तक बोलते हैं? जी।
तो इसके बाद जो अगुआ शादी करवाए थे उनके पास आप लोग नहीं गए कि भैया शादी से पहले तो आपने कहे से लड़का सरकारी नौकरी करता है, जो दहेज का मांग किए वो लोग हम लोग दिए, मेरे पिताजी ज़मीन बेच करके दिए, तो उसके बाद आप लोग नहीं गए उसके बाद? हमारे पिताजी गए थे तो हमारे पिताजी को मार करके बुरी हालत कर दिया था। अगुआ मार दिया था। वो भी बोला था कि हमको 2 लाख रुपए दोगे तो हम तुम्हारी लड़की को रखवा देंगे। हमारे पिताजी हाथ जोड़ करके गिड़गिड़ाए, लेकिन वो नहीं सुना। हमारे पिताजी को मार करके धक्के दे करके वो खेत दिया। आपके ससुर जी क्या करते हैं? वो मास्टर से रिटायर हुए हैं। सासू माँ हैं जी। तो इन लोगों से आप नहीं बोले कि ऐसे ऐसे हरकत करते हैं? तो वो सारे लोग मिल करके हमको घर से निकाल रहे हैं। पूरे परिवार की साजिश है जी। और इसमें सबसे मेन जो है वो जेठानी है। जी जी। तो आपके उन जेठानी के कहने पर ही सारे लोग हमको घर से निकाल रहे हैं लोग। यानी लास्ट आपका ऑप्शन है कि मुझे जाना है तो उसी घर में जाना है, जिसके साथ हमारा शादी हुआ है उन्हीं के साथ हम रहेंगे। जी, हम उनके साथ ही रहेंगे। अगर हमको पेड़ के नीचे भी रखेंगे तो हम उनके साथ रहेंगे। जी, हमको उनके साथ ही रहना है। हमको यही रिक्वेस्ट है कि हमको हमारे ससुराल जाने दीजिए, हमको ससुराल में रखवाइए आप लोग। जी, चलिए आपसे बता दूं कि ये बहन है जो कहानी क्या कहा जाए दर्द भरी है। जब शादी से पहले लोग कितनी धूमधाम से शादी करते हैं, बारात लेकर के आते हैं और लड़की के पिताजी पूरी व्यवस्था में इतनी व्यवस्था करते हैं, पूरी ज़मीन जायदाद बेच करके व्यवस्था करते हैं कि शादी में कोई कमी ना रह जाए, ताकि हमारी बेटी को कोई ताना न मार दे। और लेकिन शादी के बाद किस हिसाब से एक बहन को सताया जा रहा है, किस हिसाब से इसे प्रताड़ित किया जा रहा है। जो एक जेठानी है और जेठानी का इनका कहना है कि वो कह रही है कि हमारे पिताजी 2 मर्द से शादी किए हैं। तो सोचने की बात है कि जब आपके पिता 2 मर्द से शादी किए तो फिर इस बहन की ज़िंदगी बर्बाद करने की क्या ज़रूरत थी? शादी ही नहीं आपको करना चाहिए था। और इसमें अगुआ जो है उनको भी सोच समझ के करना चाहिए था। और किस हिसाब से अगुआ हैं कि जो पिताजी उनके घर पे दोबारा जाते हैं तो उनको मारते भी हैं और 2 लाख रुपए का डिमांड करते हैं कि हम 2 लाख रुपया दोगे तो अपने उस घर में तुम्हारी बेटी को फिर से रखवा देंगे। क्या ये तो काफ़ी जांच का विषय है। प्रशासन इस पे ध्यान दे कि सरकार जिस हिसाब से कहती है कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, और बीजेपी सरकार जब से आई तब से महिलाओं पे काफ़ी ध्यान दी, लेकिन किस हिसाब से एक बेटी को सताया जा रहा है। आइए इनके पिताजी हैं, उनसे भी हम कुछ बात करेंगे। आपसे बता दूं कि FIR हुआ है विनोद यादव उर्फ भोला, उर्मिला प्रवेश उर्फ बिहारी, राम प्रवेश उर्फ बिहारी, नीलम, प्रमिला, प्रियांशु, अशोक यादव, इन लोगों पे 7 लोगों पे अभी हुआ है। और इसके बाद हमारे साथ इनके पिताजी हैं, इनसे हम जानेंगे। क्या नाम है चाचा जी? विजय शंकर यादव। विजय शंकर यादव जी। शादी कब किए थे यार? 22 फरवरी 2023 को। जी। शादी से पहले आप इस चीज़ को थोड़ा आजू बाजू में जांचे नहीं, देखे नहीं, पूछे नहीं किसी? बात है कि जब हमारे साथ जो अगुआ जो था अशोक यादव था, लेकर गया, कहा कि इधर उधर जाने के, मोटरसाइकिल से लेकर जाता था, मोटरसाइकिल से लेकर आता था। जी। जब भी जाया करता था तो हमेशा कहता था कि तन यहाँ पिला दीजिए, वहाँ पिला दीजिए। मैंने पैसे की मांग हमेशा क्या करता था। हम भी सोचे चलिए शादी करा ही रहे, क्या करना है, 1000-2000 में क्या दिक्कत है। लेकिन शादी जब तय हो गई तो मैंने कहा कि जो मांगना हो कह दीजिए कि मांग ले लो। फिर उसके बाद जब शादी जब करीब में जब आ गई तो इन्होंने कहा कि हमको कुछ नहीं चाहिए। जब नज़दीकी मामला आ गया तो इन्होंने कहा कि 5 लाख रुपये चाहिए। 5 लाख रुपये का भाई नहीं है, बाद में दे देंगे। तो लगे लोग लीपापोती करने के लिए। फिर शादी हमारी ये हो रही थी, कहे अब नहीं करने देंगे। फिर लीपापोती करने के बाद जा करके मैंने ज़मीन बेच करके इनको 5 लाख रुपया दिया। और फिर जाके शादी, जितने घरेलू सामान था, सब घरेलू सामान जितना जो अपने बेटी को लोग देता है, सभी लोग सब सारा सामान हमने दिया इनको। फिर उसके बाद शादी हो जाने के बाद कुछ ही दिनों के बाद हमारे बच्ची को ठीक तीसरे दिन ही बच्ची को घर से, उनकी जो जेठानी बच्ची की हमारी है, उसने निकालना शुरू कर दिया घर से। फ़ोन करके, यहाँ तक कि फ़ोन करके उसकी मम्मी से कही कि इस बच्ची को लेकर, इस लड़की को लेकर हमारे घर में नहीं रहेगी वो। फिर उस हमारी औरत ने कहा कि नहीं, क्यों नहीं रहेगी भैया, शादी किए हैं तो काहे नहीं रहेगी। ज़बरदस्ती किसी तरह से 7 महीने तक हमारी बच्ची उस घर में, परिवार में बिताई। 7 महीने के बाद उसी में फिर इसको, बच्ची को हमारे धक्का दे करके घर से निकाला गया। जहाँ सोच रहे कि मामला ये लड़की डिलीवरी हो गई है तो। और उसी बच्चा गिरवाने के चक्कर में अशोक यादव जो है सुंदराइज का, और ये उर्मिला यानी ये परमिला जो ये शिक्षा मित्र में टीचर है, इसकी अहम भूमिका है। और वो यहाँ करके इस लड़की को लेकर के जब इसको बाहर निकाल दिया, बाहर आने के बाद ये लड़की ने दूसरे दिन हमको सुबह होते होते फ़ोन की।
तब मैंने घर से गया और बच्ची को लेकर के मैंने आया। फिर सोचा कि चलिए रिश्तेदारी का मामला, फिर समझाने बुझाने के लिए फिर एक बार गया, लेकिन समझाने बुझाने के बाद भी वो लोगों ने माना नहीं। फिर जब लड़की का जो फातिमा हॉस्पिटल में बड़ा ऑपरेशन से बच्चा पैदा हुआ, फिर यहाँ तक कि उसको फ़ोन भी गया, तो फ़ोन करने के बाद उसने उस लड़के ने मोबाइल अपनी स्विच ऑफ कर दिया और आज तक कोई मिलने और देखने के लिए नहीं आया। इतना दिन हो गया। फिर उसके बाद बच्ची नहीं मानी, हमारे गोपनीयता में इसने होंगे ब्लॉक पर गई अपने पति से मिलने के लिए। तब हमको जानकारी मिली कि उसने पति ने धक्का देकर के वहाँ से ब्लॉक से बाहर निकाल दिया इसको, कहा तुमको हम नहीं रखे जब तक 5 लाख रुपए की मांग नहीं करोगे। और बच्ची भी बतलाई कि नहीं, वो उसकी जो हमारी जेठानी वो करे कि 5 लाख रुपया और हमें चाहिए। इसी वजह से धक्का देकर निकाला गया। तो आप लोग एसपी साहब के पास भी बच्ची को लेके गए? हाँ, तो मैं सोच रहा था कि बच्ची कही कि थाने पर, तो मैंने कहा कि थाने की बात रही तो अशोक यादव धमका रहा था, कहा थाने पर चले जाओगे तो या तो तुम या तो मैं, थाना हमारा है, थाना में हमारा दबदबा है। मनोज यादव का नाम कर, कोई भी बात होती है मनोज राय का और AK शर्मा का नाम हमेशा लिया करता है। तो मैं डर के मारे मैंने सीधे कप्तान साहब के यहाँ लेकर गया। तहसील दिवस था, तहसील दिवस के जाने के बाद हम लोग जैसे ही पहुँचे, डर के मारे सुबह में नहीं गए कि हो सकता है कि कहीं बीच में घेर न ले। तब तक लेट कर लतीफ़ हम लोग गए। जो तहसील दिवस समाप्त हो रहा था, जैसे ही तहसील से निकल कर के बाहर कप्तान साहब आ रहे थे, 100 लोग उनको घेरे हुए थे। तो बच्ची गिड़गिड़ाती हुई रोती हुई गई। 100 लोग जाने नहीं दे रहे थे, लेकिन बच्ची गिड़गिड़ाती हुई जब देखे कप्तान साहब, तो कप्तान इनको बुला करके बच्ची को बोला, बेटा क्यों रो रही हो? इसने अपनी बीती बात को बतलाया। तो कप्तान साहब ने कहा कि मैं तुम्हें वचन देता हूँ कि बच्ची तुम उसी घर में रहोगी। अब कैसे उसकी हिम्मत है? तो फिर उसने एसओ महोदय को जा करके ऑर्डर किए। ऑर्डर करने के बाद एसओ महोदय ने 3 दिन तक हम लपेटे रहे। उस बच्चे को, लड़के को, हमारे दामाद को समझाते रह गए। फिर उसके परिवार वालों को बुलवाए, सब लोग आए, लेकिन उसकी भाभी और अशोक यादव ने एकदम जिद पर ठने कि किसी भी कीमत पर हम लोग रहने नहीं देंगे, अगर लड़की आ जाएगी तो जीवन से हाथ धो जाओगे। यही डर सता रहा है हमको। और इतना ही नहीं, जमाने फिर 100 उस दिन 498 पे धारा लागू किए। फिर उसके बाद कि 498 में न चालान करते हुए, जो कि किनका दबाव नेता का रहा, कैसे का रहा, जाकर के 151 में चालान किए उन्होंने। 151 में जब जानकारी हुई तो उस पर भी जाके हमारी बच्ची और हम जाकर विरोध किए SDM साहब के यहाँ। SDM साहब ने कहा कि नहीं, अगर ऐसा दबदबा बनाएंगे लोग, दबाव बना दे रहे हैं, तो मैंने कहा करूँगा कि 4 साल के 4 लाख रुपया और 5 साल की सज़ा हमें भुगतना पड़ेगा तुमको। फिर उसके बावजूद भी निकलने जे हुई, वहाँ से हम लोग निकले। करीब अशोक यादव और उनकी औरत, वही औरत भी पहुंची हुई थी और उसे दबाव बना रहा था। कहा कि इतना ही नहीं, अब तुम दिन गिनो। अब बच्चे पर दबाव बना, हम लोग डर कर मार करके भाग कर चले आए और केवल इंतजार किया। और यहाँ तक अशोक की औरत कह रही है हमको कि अरे इतना ही नहीं, केवल जब तुमको मौका पाएंगे साड़ी और साया फाड़ करके तुमको जाके ये छेड़खानी में लदवा दूंगा। यानी फंसाने की साजिश किया जा रहा है। और अशोक यादव अभी 10 मिनट पहले, यानी कि 9:30 बजे के करीब अशोक यादव आकर के 9:30 बजे से 10 बजे तक यहाँ बैठा हुआ था। वो घात लगा कर बैठा हुआ है। कल भी आकर के शाम को आकर बैठा हुआ था, पीछा पड़ा हुआ। हम लोग डर के मारे कोई घर से बाहर नहीं निकल रहे हैं। यानी पूरी तरह से धमकियाँ मिल रही हैं। अब किसी समय या तो हमारी हत्या हो जाए या तो बच्ची की हत्या हो जाए, या बच्ची के लड़के का हत्या हो जाए जो छोड़ा जा रहा है, या तो हमारा इकलौता बेटा है उसकी हत्या हो जाए। ये बार बार धमकी दे रहे हैं कि हम जौनपुर के हाल कर देंगे, फिर मुकदमा करने लायक तुम नहीं रह जाओगे। तो अभी लास्ट आप लोगों का ऑप्शन क्या है? क्या चाहते हैं कि हम लोगों की बच्ची उसी घर में रहे? हाँ, हमारी भी जिद है कि भले हम रहेंगे या चाहे नहीं रहेंगे, आत्महत्या भले हमारी करा दें, चाहे गोली मार दें हमको, लेकिन जब भी हमारी बच्ची रहेगी तो उसी घर में, उसी परिवार में रहेगी। हम बच्ची का दूसरी जगह शादी नहीं करेंगे, किसी भी कीमत पर नहीं करेंगे हम। और उसी घर में मैं इसी जिद पर अड़ करके और जा करके मैंने कोर्ट किया है। शादी कहाँ हुआ था? मोहम्मदाबाद से आगे 4 किलोमीटर कुत्तुपुर केरमा मोड़ पे हुई थी। ठीक है, चलिए आपसे बता दूं कि अभी आप देखे होंगे कि एक बहन ने किस हिसाब से अपनी दर्द भरी कहानी को बता कर के रो रही हैं। और उनके पिताजी हैं, पिताजी का कहना है कि जब शादी पड़ा तो उस समय हमने पूरा ज़मीन अपना बेच दिया उस दान दहेज देने के लिए और पूरे बारात का सेवा करने के लिए। और उसके बाद शादी के बाद किस हिसाब से इस बच्ची को सताया गया, 7 महीने की गर्भवती महिला को किस हिसाब से घर से धक्का मार करके निकाल दिया गया। और 1.5 साल हो गया यहाँ पे मायके में आकर के, लेकिन ससुराल वालों ने अभी तक पूछे नहीं कि क्या हाल चाल है, कैसी हो।
और पिताजी कह रहे हैं कि अभी हम लोगों की और सबकी सोच, हर पिता की यही सोच रहती है कि हम जिस कोई भी लड़का हो, एक बार हाथ किसी बच्ची का उस लड़के के हाथ में थमा दिए तो सबकी यही सोच रहती है कि उसी के साथ उसका ज़िंदगी बीते। कोई ये नहीं चाहता है कि दूसरी जगह हम अपनी बेटी का शादी करें। सब यही चाहते हैं कि जहां हाथ थमाए हैं वहीं पे उसकी ज़िंदगी बीते। लेकिन अब किस हिसाब से लड़के वाले लड़की को सता रहे हैं, पूरे परिवार के लोगों ने किस हिसाब से पूरी बातें के बताए हैं। अब और सबसे बड़ी बात है कि इन लोगों का कहना है कि लड़के पक्ष वाले कह रहे हैं कि थाना एसपी साहब और दरोगा तो हमारे मुट्ठी में है। ये तो जांच का विषय है। सभी लोग आज तक यही जानते हैं कि थाना और एसपी कलेक्टर जो हैं वो जनता के लिए बनाए गए हैं, लेकिन वो लोग किस हिसाब से कह रहे हैं कि हमारी मुट्ठी में है, ये तो जांच का विषय है। और इस बच्ची को बीजेपी सरकार में न्याय मिलना चाहिए। बाकी इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए ताकि इस बहन को न्याय मिल जाए जल्द से जल्द। बाकी ये वीडियो देख करके आपको कैसा लगा? वीडियो पसंद आया हो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। मिलते हैं किसी और वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।